चलो भाई बच्चों इधर ध्यान दो। तो आज हमारा टॉपिक है बेटा, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का छठा लेक्चर है। और छठे लेक्चर के अंदर आज हम बात करेंगे फ्रूट्स के और सीड के बारे में। और यहाँ से बेटा समझ में आएगा, तेरी समझ में आ रही बात? ये नया सही टॉपिक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, इसमें कोई प्रायर नॉलेज ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी नॉलेज पिछली यहाँ पर जरूरत पड़ेगी और उसी से हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। बाकी सारी यहाँ पर सब लोगों के लिए ही चीजें यहाँ पर क्या आती है, नहीं आती है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलिए तो बेटा हम शुरू करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का हमारा 6 लेक्चर है और उस टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक है फ्रूट्स के। और हम क्या बात करेंगे, सीड्स के बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों फ्रूट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फ्रूट्स के बारे में। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दो, पूछूं टोमेटो फ्रूट है कि वेजिटेबल है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। टमाटर क्या है आपका? फ्रूट होता है, वेजिटेबल नहीं होता। देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल? फल और सब, मन में सवाल तो आता होगा ना कि फल और सब्जी के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है? हाँ भाई आशीष, कुछ तो दिमाग में आता है, तुम नीट के एस्पिरेंट हो, ऐसे नहीं कल्ला का सवाल सुन रहा, हमें नहीं पता जी, कुछ तो जहन में है। फ्रूट्स में सीड्स होते हैं, वेजिटेबल में सीड नहीं होते। बैंगन में सीड नहीं है, टमाटर में सीड नहीं है, पेठे में सीड नहीं होते, घिया तोरी में, खीरे में, मिर्चों में। क्या बात कर रहे सर आप? वो अलग है। मेरा सवाल, मैं बात उसके अपने लेवल पे ठीक है, वो जो जिस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो अपनी जवाब में फंस गया। हाँ भाई होते हैं ना सीड, तो फिर भी वेजिटेबल नहीं है। खैर उसके अलावा और हाँ भाई हसन, क्या नाम है तेरा? कासिम। हाँ बेटे क्या लगे फ्रूट्स और वेजिटेबल में क्या डिफरेंस है? कुछ तो ध्यान होगा, कुछ तो लगता होगा कि जी ये फ्रूट्स है और ये वेजिटेबल है, इसको हम फ्रूट बोलेंगे, इसको वेजिटेबल बोलेंगे। कुछ तो आता होगा दिमाग में, ब्लैंक चेक थोड़ा ही हो दिमाग, थोड़ा बहुत तो कुछ तो मालूम होगा ना, या नहीं? हाँ भाई आफान बता भाई। जी भैया। सर फ्रूट टेस्ट होगा थोड़ा सा, अगर हम अच्छा आपके कहना मतलब कि फ्रूट में टेस्ट होता है, अगर हम सब्जी खा रहे अच्छी तो अच्छी लगती। अच्छा मतलब जो कच्चे खाने में अच्छा लग गया वो फ्रूट। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर है, जो ओवरी से डेवलप होता है, उसे हम फ्रूट बोलेंगे। और जो आपके वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप होता है उसे हम वेजिटेबल्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं? रूट, स्टेम एंड लीव्स। और तेरी बात अपनी जगह ठीक थी, सीड कहां पर बनेगा? सीड ओवरी के अंदर ही बनता है। तो तू भी बात वही बोल रहा था लेकिन दूसरे शब्द में। तो टेक्निकली जो जो मैंने नाम लिए थे भी जिनके अंदर सीड पाए जाते हैं वो फ्रूट नहीं होते, वो वेजिटेबल्स नहीं होती, वो टेक्निकली फ्रूट ही होते हैं। लेकिन क्योंकि हम उनको पकाकर खाते हैं और अदर प्रोसेस से गुजारते हैं तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जी बोलते हैं। समझ में आ रही भैया बात आपके? क्लियर है? तो ये चीज बेसिक्स आपको क्या हो, मैं ऐसे पूछ ले मजाक में, दिल पे मत लियो, ठीक है? और लो भी लोगे तो क्या कर लोगे भैया। चलिए तो फ्रूट्स क्या है सर? फ्रूट्स होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। 11th क्लास की एनसीईआरटी फ्रूट हेडिंग डली हुई, सबसे पहली लाइन ये लिख रही, आरी बात समझ के, फ्रूट्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। आपके 5 प्लांट के ग्रुप थे, कौन कौन थे? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस फैमिली, सबसे एडवांस डिवीजन मानी जाती है प्लांट की, जिसकी 2 कैटेगरी होती है, एक होता है डाइकोट, एक होता है मोनोकोट। समझ में आ रही बात? तो उन डाइकोट हो, मोनोकोट हो, यानी कि पूरे एंजियोस्पर्म का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो क्या होता है? वो फ्लावर का मौजूद होना है। और फ्लावर मौजूद होगा तो फ्लावर के साथ साथ क्या मौजूद होगा? वहां पर फ्रूट्स होगा। तो फ्रूट्स भी क्या होते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट का बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाए जाते हैं। मैच्योर या जो राइपेंड ओवरी होती है, फ्रूट बनता किससे है भाई? प्लांट के अंदर जो फ्लावर होगा, फ्लावर के 4 होल्स होते हैं, सबसे पहले कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम ये रहा बीच वाला। गाइनोशियम के क्या है भैया? गाइनोशियम के 3 पार्ट आपके इस तरह से दिखाई पड़ेंगे। अरे आ रही क्या समझ में बात? ठीक है, दिखाई पड़ेंगे क्या? ये टिकी हुई कहां पर? ये टिकी हुई है ऊपर थैलेमस के ऊपर। ये क्या है आपका? ये थैलेमस है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गई तुम्हारी? ये हो गई हमारी ओवेरी। ठीक है, ये क्या होगा आपका? स्टाइल। और ये क्या होगा आपका? स्टिग्मा।
स्टिग्मा क्या होता है सर? स्टिग्मा होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन आएगा, स्टिग्मा पर लैंड करेगा और उसके थ्रू पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर के स्टाइल के थ्रू कहां पहुंचता है? ओवेरी के अंदर पहुंचता है। तो ये जो गाइनोशियम का, पिस्टिल का, कार्पल का फूला हुआ पार्ट है ना, यही फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यही फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है हमारे फ्रूट के अंदर। ठीक है, अब इस ओवेरी के अंदर ध्यान से सुनिएगा, इस ओवेरी के अंदर क्या लगे हुए हैं सर? इस ओवेरी के अंदर क्या लगे हुए हैं? इस ओवेरी के अंदर लगे हुए हैं ओव्यूल। क्या लगे हुए हैं जी? ओव्यूल। और वो ओव्यूल बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं बोलूं सीड क्या होता है? जो आपका मैच्योर ओव्यूल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सीड बोलेंगे। और जो मैच्योर ओवेरी होती है उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रूट बोलेंगे। तो राइपेंड ओवेरी या फिर मैच्योर ओवेरी, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रूट के नाम से जाना जाएगा। नहीं आ रही समझ में बात? तो ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? ओवेरी बोलते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर होता है। इसी के अंदर ओव्यूल वगैरह लगे होंगे। तो ये चीज आपने क्या रखनी है? ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, क्लियर है? अब कोई दिक्कत वाली बात है? चलिएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो होता है ओवरी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब ओवरी है तो ओवरी की वॉल भी तो होगी ना, तो जो ओवरी की वॉल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट वॉल के अंदर। फ्रूट वॉल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रूट वॉल को? पेरिकार्प। अब ये जो फ्रूट वॉल है, पेरिकार्प है, ये 3 लेयर में होती है। कितनी लेयर में होगी? 3 लेयर में। सबसे पहला होगा आपका एपिकार्प। एपिकार्प यूजुअली फल का छिलका होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है भाई? एक एग्जांपल, टिपिकल पे मैंगो का एग्जांपल ले लेता हूं, तो आम में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले आम का छिलका मिलेगा। वो आम का छिलका क्या होगा? आपका एपिकार्प होगा। उसके बाद में वो होता है जो आम एक्चुअल में आप खाते हैं, फ्लैशी पार्ट उसे बोलते हैं। फ्लैशी का मतलब थोड़ा सा जूसी टाइप का पार्ट होता है ना, तो वो आपका क्या हो गया? वो आपका हो गया मीजोकार्प। आगे के नहीं आ गया। और एक सबसे अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है, क्या मिलेगी? आम की गुठली, उसे हम क्या बोलेंगे? एंडोकार्प बोलेंगे। तो बेटा ये भी आपने क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जो ओवरी की वॉल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट वॉल, जिसका नाम क्या होता है? पेरिकार्प होता है। पेरिकार्प की 3 लेयर हो सकती है, एक एपिकार्प, एक मीजोकार्प और एक क्या होगा? एंडोकार्प। नाम बोलेंगे। पेरिकार्प की कितनी लेयर है भाई? 3 लेयर। कौन कौन सी है भाई? एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एपिकार्प बोले तो बाहर वाला, मीजो बोले तो बीच वाला, एंडो बोले तो अंदर वाली लेयर। अंदर वाली लेयर बेसिकली गुठली से रिलेटेड होती है। ये आपके बीच वाली लेयर बेसिकली क्या होगी? आपकी बीच वाली लेयर आपका मीजोकार्प होगा और बाहर वाला लेयर आपका क्या होगा? बाहर वाला लेयर आपका एंडोकार्प होगा। अच्छा, एक सवाल पूछूं, जो मैंगो होता है ना, आम में आप क्या खाते हो? एपिकार्प खाते हो, मीजोकार्प खाते हो कि एंडोकार्प खाते हो? मीजोकार्प खाओगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि एपिकार्प छिलका, मीजोकार्प बीज। कोकोनट, नारियल, नारियल में आप क्या खाते हो? ध्यान से सोच लो। नारियल का तुमने इसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर देखा ही नहीं आज तक। कितने लोगों को मालूम है कि जो हरा नारियल आता है और ये जो जूट वाला नारियल आता है, दोनों एक ही है? कितने लोगों को मालूम है? किसी को नहीं। एक ही है बेटा वो। हाँ, एक ही है वो हरा वाला कवर उतार के अंदर से निकलते हैं। उस नारियल का जो हरे वाला ग्रीन पार्ट होता है वो होता है तुम्हारा एपिकार्प होता है। और जो आपके वे जूट से होते हैं वो आपका मीजोकार्प होता है। और वो जो गोले की जो गिरी के अंदर जो आपका वो स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्या बोलते हैं भला, वो लक्कड़ सा जिसके ऊपर भी जूट लगते हैं, वो एंडोकार्प होता है। उसके अंदर होता है एंडोस्पर्म। याद रखिएगा, एंडोस्पर्म को खाया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए, यहां तक कहानी समझ में आएगा। तो ये क्या है हमारा? ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद में। चलिए, तो पेरिकार्प की लेयर को हम क्या बोलेंगे? फ्रूट वॉल, ओवरी वॉल भी इसको बोल सकते हैं। आउटर क्या होगी? एपिकार्प, मिडिल मीजोकार्प, इनर क्या होगी? एंडोकार्प। ये छिलका है, क्या हो गया? एपिकार्प। ये खाने वाला मीजोकार्प और ये बीच वाला क्या हो गया? आपका एंडोकार्प हो गया। समझ में आ रही बात आपको? ये गुठली जिसे हम बोलते हैं, एंडोकार्प वगैरह। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? एंडोकार्प के अंदर क्या मिलेगा तुम्हें? सीड मिलेगा। वो खेल ले तुमने, वो बिजली रे बिजली इस फलाने की बारात किधर से आएगी, उसे दबा के छोड़ दो, उधर दूं इंगे से आएगी, है? खेला नहीं खेला वो? तो वो जो होता है ना, वो सीड होता है। ठीक है, अब ये नारियल पानी दिखा, ध्यान से देखिएगा। नारियल पानी का ये क्या है? ये आपका एंडोकार्प हो गया कि नहीं हो गया? एंडोकार्प के अंदर ये क्या हो गया? बेसिकली आपका ये सीड होता है। आप सीड तो कंज्यूम करें ना, सीड के अंदर आपका जो एंडोस्पर्म है वही तो आप खा रहे। ये व्हाइट ये जो जूट से निकल रही है, ये क्या हो गया? आपका मीजोकार्प। एपिकार्प नहीं दिखा रखा है यहाँ पर। एपिकार्प कौन सा होता है? वो जो हरे वाला पोर्शन होता है जिसके अंदर से निकाला जाता है। ठीक है, बहुत बच्चों को पता नहीं रहता कि नारियल वो ये एक ही है। सोचते हैं वो नारियल
वो डाब बोलते हैं उसे बड़ी कॉमन लैंग्वेज में, कि वो हरे वाला नारियल अलग है जी और ये अलग है बेटा, उसी से क्या किया जाता है, ये निकाला जाता है। ठीक है, मेसोकार्प क्या होता है, एडिबल होता है मैंगो के अंदर, जबकि कोकोनट में मेसोकार्प कैसा है, फाइब्रस। अबे दिख रहे ना है फोसोडेस है, ये तो फाइब्रस है, F4 फाइब्रस, F4 क्या हो गया, फोसोडा। ठीक है, अब सवाल ये है सर फ्रूट्स कितने टाइप के होते हैं। देखो मैं एक चीज आपको बताता हूं, एनसीईआरटी के अंदर आपके दो टाइप के फ्रूट्स दे रखे, एक दे रखा फ्लैशी फ्रूट, एक दे रखा ड्राई फ्रूट। और एनसीईआरटी के अंदर ही आपको बता रखा, एक जगह पर ड्रू फ्रूट के बारे में बता रखा, एक जगह बता रखा ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक। तो सारे के सारे फ्रूट को हमने क्या कर लिया, समराइज कर लिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रूट्स के टाइप के बारे में बात करेंगे, और पहला टाइप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट वॉल लेयर। फ्रूट में सर कितनी वॉल लेयर होंगी उसके बेसिस पर हम बात करेंगे। तो दो तरह का फ्रूट होगा, एक होगा फ्लैशी फ्रूट, एक होगा ड्राई फ्रूट। सर क्या दोनों का जिक्र एनसीईआरटी में है? यस, 11th और 12th की दोनों का जिक्र एनसीईआरटी के अंदर मौजूद है, लेकिन डेफिनेशन नहीं है, नाम है तो उसका मतलब आप समझिएगा क्या है। देखो फ्लैशी फ्रूट क्या होगा, फ्लैशी फ्रूट वो फ्रूट होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी जो पेरिकार्प होती है वो तीनों वॉल लेयर यानी कि एपिकार्प में भी, मीजोकार्प में भी और एंडोकार्प में भी दिखाई पड़ती है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, फ्लैशी फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं कि जिनकी वॉल लेयर क्या होगी, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प तीनों के अंदर ही डिफरेंशिएटेड होती है। आप तीनों लेयर को बिल्कुल अलग अलग आसानी से पहचान सकते हो कि हाँ ये एपिकार्प है, ये मीजोकार्प है, ये एंडोकार्प है। समझ में आ रही बात? उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैशी फ्रूट। और जिसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, जिसमें आप ये नहीं बता पा रहे, जैसे पेरिकार्प कौन सा, मीजोकार्प कौन सा, एंडोकार्प कौन सा, तीनों लेयर नहीं बता पा रहे हैं बेटा, वो आपका क्या होगा, वो आपका ड्राई फ्रूट के अंदर आएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अरे क्लियर है? ड्राई फ्रूट एक वो हम बोलते हैं जैसे ड्राई फ्रूट है, वो अलग है, वो ड्राई फ्रूट नहीं होते, ड्राई वो तो हमने अपने हिसाब से बोल रखे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो फ्लैशी फ्रूट की कहानी क्या है? फ्लैशी फ्रूट की कहानी है कि पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होता है एपी में भी, मीजो में भी और एंडो में भी। ये दोनों को दोनों फ्लैशी फ्रूट है। आ रही बात समझ में? और इस एग्जांपल इसमें हम किसका पढ़ेंगे, ड्रू फ्रूट्स का पढ़ेंगे। ड्रू फ्रूट्स मतलब वो कि जिसका एंडोकार्प ना, ड्रू फ्रूट का मतलब क्या होता है सर, जिसका एंडोकार्प ना बहुत हार्ड होता है, स्टोनी होता है, पत्थर के समान होता है। समझ में आ रही बात? आम की गुठली का खोल बहुत हार्ड होता है, एंडोकार्प क्या है, बहुत हार्ड है। नारियल का खोल बहुत हार्ड है, उससे मशीन उसे तोड़ना पड़ता है, औजारों से तोड़ना पड़ता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात आपके? तो ये क्या हो गया, आपका ड्रू फ्रूट हो गया, एग्जांपल हो गया मैंगो। तो ड्रू फ्रूट क्या होते हैं सर? ड्रू फ्रूट की खास बात क्या है कि इनका जो एंडोकार्प होगा वो हार्ड और स्टोनी होगा, पहली बात। इसमें केवल एक ही सीड दिखाई पड़ेगा। और ड्रू फ्रूट्स कहां से डेवलप होते हैं? मोनोकार्पेलरी, नाम से सुनिएगा। मोनोकार्पेलरी का मतलब क्या हो गया कि ऐसा फ्लावर जिसमें केवल एक ही कार्पल होगा। सुपीरियर ओवरी, ओवरी क्या है भैया, सुपीरियर है, तो बाकी सारे स्ट्रक्चर कहां होंगे, इंफीरियर हो गए। याद आया नहीं आया? इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर बोला जाएगा। तो यानी कि ये फ्लावर कौन सा हो गया, ये हो गया हाइपोगाइनस फ्लावर हो गया। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये पहले ऑलरेडी आपको बता दिया गया था, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्रू फ्रूट बोलेंगे। एग्जाम्पल हमारा मैंगो और कोकोनट ड्रू फ्रूट का एग्जाम्पल है, फ्लैशी फ्रूट्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी ड्रू फ्रूट एक टाइप है किसका, फ्लैशी फ्रूट का, या फिर ये कह लो कि वो ड्रू फ्रूट ही क्या होते हैं, फ्लैशी फ्रूट होते हैं। ऐसा नहीं कि और भी होते हैं, कैप्सूल वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप केवल इतने रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में ड्रू फ्रूट का नाम है, फ्लैशी फ्रूट का नाम है। ठीक है, उसके अलावा ड्रू फ्रूट के बारे में ये पहले वाली लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी सब चीजें आपको एडिशनल एज ए इंफॉर्मेटिव मैंने आपको दी है, जो कि आपके आगे काम आ सकती हैं। समझ में आ रही बात? चलिए, उसके बाद में ड्राई फ्रूट, मैंने बताया कि फ्रूट वॉल को क्या नहीं कर सकते आप, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप तीनों वॉल को देख करके ये पता नहीं लगा सकते सर इसमें एपिकार्प कौन सा, मीजोकार्प कौन सा है और एंडोकार्प कौन सा है। एग्जांपल ग्राउंडनट और मस्टर्ड। ठीक है, पहला टाइप तो हो गया। दूसरा टाइप हो गया कि ये फ्रूट बनते कैसे हैं। भाई फ्रूट बना किससे, ओवेरी से बना। तो क्या इसका मैकेनिज्म रहा, फ्रूट फॉर्मेशन किस तरह से हुई, उसके बिहाफ पर आपके फ्रूट भी कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के। पहला वाला बेसिस क्या था, पहला बेसिस था वॉल लेयर के डिफरेंशिएशन के बेसिस पर, दूसरा क्या था, फॉर्मेशन के बेसिस पर। तो 3 टाइप के होंगे। सबसे पहला होगा ट्रू फ्रूट, दूसरा होगा फॉल्स फ्रूट और तीसरा होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। 3 नाम याद रखने। क्या नाम है, नाम बोलेंगे जरा। सबसे पहला क्या है, ट्रू फ्रूट्स, दूसरा क्या होगा, फॉल्स फ्रूट, तीसरा क्या होगा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। समझ में आ रही बात? सर फ्रूट किससे बन रहा, ओवेरी से बन रहा। ओवेरी कहां टिकी हुई है, थैलेमस पर टिकी हुई है। ध्यान सुनिएगा। ठीक है, अगर फ्रूट के बनने में केवल और केवल ओवेरी का इन्वॉल्वमेंट है, क्या बोला मैंने, अगर फ्रूट्स के बनने में केवल और केवल किसका इन्वॉल्वमेंट है, ओवेरी का, तो वो आपका फ्रूट कैसा होगा, ट्रू फ्रूट। जैसे मैंगो और कोकोनट आपके ट्रू फ्रूट्स के एग्जांपल है। समझ में आ रही बात? लेकिन ओवेरी कहां टिकी हुई है सर, थैलेमस के ऊपर। कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ फ्रूट जैसे कि एप्पल हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ, केशू हुआ, पियर हुआ, नाशपाती, फिग हुआ, अंजीर,
मलबरी हुआ, मलबरी बोलते हैं शहतूत को, समझ में आ रही बात। इनमें क्या होता है, इनमें ये होता है कि सर ओवरी टिकी रहती है थैलेमस के ऊपर, तो फ्रूट के फॉर्मेशन में ओवरी के साथ साथ कौन इन्वॉल्व हो जाता है, थैलेमस भी इन्वॉल्व हो जाता है। चूंकि फ्रूट फॉर्मेशन केवल और केवल ओवरी से नहीं हो रही, किससे हो रही है, थैलेमस से भी हो रही है, इसीलिए उस फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट के नाम से जाना जाएगा। 3 एग्जांपल आपके एनसीईआरटी ने एम्फसाइज देकर के बोला है, एक हुआ एप्पल, एक हुआ आपका ये बोलते हैं केशू बोला, और एक बोला आपके स्ट्रॉबेरी। 3 एग्जांपल एनसीईआरटी ने बड़े एम्फसाइज देकर के बोले हैं। उसके अलावा 2-3 एग्जांपल और मैंने बताया, जैसे कि फिग हुआ, जिसे अंजीर भी बोलते हैं, उसके अलावा आपका मलबरी शहतूत भी हुआ, और एक और एग्जांपल मैंने दिया था आपको पियर नाशपाती का, समझ में आ रही बात, तो वो भी क्या है भैया, वो भी इसी का एग्जांपल है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है, सर फ्रूट बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, आई बात समझ में, फ्रूट बन गया कैसे, बिना फर्टिलाइजेशन के, और फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, सीड बनेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उस फ्रूट के अंदर क्या नहीं मिलेगा, सीड नहीं मिलेगा। बताओ ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसको हम खाते हैं और उसमें सीड नहीं होता, बनाना, छोटे वाले अंगूर, एक अंगूर मोटे से भी आते हैं, बीज वाले आते हैं, लेकिन बनाना। केला खाया आपने, मैं बताऊं एग्जांपल, देखो आपको मालूम है एक बड़ी बीमारी होती है लोगों को बनाना खाने में, वो क्या होता है, छिलका उतारा। कुछ लोग तो डायरेक्ट रख के मुंह में खा जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, तोड़ के खाते हैं। फिर तोड़ के खाने में बीमारी क्या होती है कि जैसे ये बनाना वाला पोर्शन है ना, ठीक है, जैसे ये बनाना का पोर्शन दिखाई पड़ रहा है उसे, तो बीच बीच में डार्क डार्क सा पोर्शन दिखाई पड़ता है यहाँ, और उससे इस तरह से लाइनें लगी रहे नहीं लगी रहती, लगी रहे, तो वह क्या करते हैं, पहले इस वाले पोर्शन को तोड़ के खाएंगे, फिर इस वाले पोर्शन को तोड़ के खाते हैं, फिर इस वाले को तोड़ के खाते हैं, मतलब अपने अपने खाने के अलग अलग तरीके। तो वो जो बीच में डार्क डार्क वाला पोर्शन था ना, यहाँ पर क्या था, सीड था। आज भी सीडेड बनाना आते हैं, बिहार के अंदर अभी भी केले लगे हुए हैं ऐसे, बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर ऐसे बनाना होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, जिनमें सीड पाया जाता है। खैर आइएगा टॉपिक की तरफ हम वापस चलते हैं। नहीं भाई, हमारा वाला पार्थेनोकार्पिक है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्या है, ट्रू फ्रूट्स किससे डेवलप हो रहे, ओवरी से, एग्जांपल मैंगो और कोकोनट। बोलो भाई दूसरा कौन सा है, फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट को क्या, स्यूडो, स्यूडो बोलते हैं फॉल्स को, कार्पिक मतलब, कार्प मतलब फ्रूट को लेकर के आता है, तो क्या होता है, स्यूडो कार्पिक फ्रूट है, डेवलप होते हैं अदर देन ओवरी। बेसिकली क्या है, थैलेमस, जैसे एप्पल, केशू और स्ट्रॉबेरी। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये तुम्हारे किसका, ये एप्पल। ये लेबलिंग आ सकती है एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी ने कह दिया कि भैया एग्जाम में कि ये बताओ ये वाला पार्ट कौन सा। तो जो आप एप्पल को खाते हो ना बेटा, वो कौन सा पार्ट है आपका, वो थैलेमस है। आप ओवरी नहीं खाते, क्या खाते हो, थैलेमस है। ओवरी कहाँ है, ध्यान से देखिएगा, ये सीड है, और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बेटा ओवरी का होता है, ध्यान रखिए। वो तो आप खाते ही नहीं, तो क्या खा रहे हैं आप एक्चुअल में, आप थैलेमस खा रहे हैं। ये भी एप्पल ही है, ये कैसा है, ये तो हो गया सेब, ऐसे रख के तुमने ऐसे काट दिया, और ये कैसा हो गया, गोल गोल, यानी कि ये आपका ट्रांसफर सेक्शन हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये तो ऐसे काट दिया सेब को, और ये तुमने क्या कर दिया, ऐसे काट दिया, तो ये एलएस हो गया और ये टीएस हो गया। वो क्या है आपकी स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में भी ये वाला पोर्शन क्या है भैया, जो आप खा रहे हैं आपका बेसिकली, ये आप थैलेमस ही कंज्यूम कर रहे हैं। समझ में आ रही भाई बात आपके, अरे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट देखिएगा। पार्थेनोकार्पिक क्या है, फ्रूट जिससे जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हुए नजर आते हैं। ऐसे फ्रूट में सीड नहीं होंगे, क्योंकि सीड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सीड बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सीड भी नहीं बनेगा। एक कंडीशन है ऐसी, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है उसमें सीड नहीं होते। ये देखिएगा पार्थेनोकार्पिक क्या है, तरबूज है। एक बार हम भी लाए थे इसे पार्थेनोकार्पिक को, लेकिन महंगा था तरबूज, बिका ही नहीं था। 5 स्टार होटल के अंदर जब आप जाओगे तो 5 स्टार होटल के अंदर बेसिकली आप जब फ्रूट्स की सैलेड वहां पर खाओगे, फ्रूट्स वगैरह खाओगे, तो वो सीडलेस फ्रूट यूज करते हैं। अरे बात समझ, कौन इतना झंझट पाले। तो ये पार्थेनोकार्पिक को इंड्यूस करा करके पार्थेनोकार्पिक क्या बनाया गया, फ्रूट बनाया गया। ये नेचुरल में ऐसी चीजें बेसिकली नहीं मिलती, नेचर के अंदर केवल बनाना ही यूजुअली ऐसा है जो एडेप्टेड हो चुका है। किसके लिए, पार्थेनोकार्पिक को लेकर के। समझ में आ रही बात, ठीक है। और मैंने आपको वैसे भी पहले भी बताया था कि वो आपका कौन सा टाइप का स्टेम होता है पार्थेन, उसमें बनाना के अंदर राइजोम टाइप का स्टेम होता है। समझ में आ रही बात, क्लियर है भाई, अरे ठीक है, क्लियर है। और भैया वो क्या बोलते हैं, और कैसे प्रोपेगेट कैसे करता है वो, शक्कर के थ्रू। याद आया ना, मैंने बोला था पीसीबी, पाइनएप्पल का एसेंथेमम बनाना, और रोज पीसीबी तुम्हारा मिलकर खून चूसते हैं, शक करते हैं। अरे बात समझ में, तो वो आपको क्या रखना है। देखो पपाया, आपने कुछ पपीते ऐसे देखो घर के अंदर जिसमें से बीज 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 निकले, और कुछ ऐसे में बीज ही नहीं निकलते। वे क्या है, पार्थेनोकार्पिक। समझ में आ रही बात। तो पार्थेनोकार्पिक, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से बेसिकली पूछा जाता है कि कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें अगर हम पार्थेनोकार्पिक इंड्यूस करा दें तो वो अपनी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस को खो देंगे, अपने अस्तित्व को खो देंगे। बताओ ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें अगर तुमने पार्थेनोकार्पिक इंड्यूस करा दी तो वो फ्रूट ही खत्म हो जाएगा। बताओ,
हाँ, फ्रूट ही नष्ट हो जाएगा, यानी आपके किसी काम का नहीं रहेगा, वो अपनी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस को खो देगा। ऐसा कौन सा फ्रूट है? सोचो 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 सोचो। ऐसा फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की खास बात क्या है? ये सीडलेस फ्रूट होंगे। अगर किसी फ्लावर में तुमने पार्थेनोकार्प इंड्यूस करा दी, मतलब उसमें क्या खत्म हो जाएंगे? सीड खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा फ्रूट ढूंढो जिसके तुम सिर्फ सीड खाते हो। अगर तुमने उसमें पार्थेनोकार्प इंड्यूस करा दे, सीड खत्म, खाने वाली चीज ही जब उसके अंदर क्या थी? सीड थी, और वही खत्म होगा, तो क्या बचा? छिलका बचा। एग्जाम्पल, अमरूद के बीज खाते हो तुम? अमरूद तो फ्लैश है, बीज सहित खाते हो वो अलग चीज है, लेकिन आपके अमरूद भी पार्थेनोकार्प होते हैं बहुत सारे। मैंने मतलब ये नहीं कह रहा कि ये नेचुरल नहीं है, अमरूद भी आपका पार्थेनोकार्प बनाया जा सकता है, ठीक है। हाँ भाई बताओ, अमरूद नहीं, अनार, अनार के बीज ही तो खा रहे तुम। अगर अनार में तुमने पार्थेनोकार्प इंड्यूस करा दी तो क्या बचा? छोलक। क्या नाम हमारे यहाँ वाला क्या बोलते हैं? क्या बचा? छोलक। और छोलक का आप क्या करोगे? खाओगे क्या? नहीं खा सकते, हो गए भाई, वो मेडिसिनल वैल्यू पर्पस है उसका कुछ अपना। फ्रूट क्या हो गया? खत्म। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करते हैं? सीड। सीड किससे बनता है भाई? ओवरी से बनता है। सीड किससे बनता है? ओवरी से। चलिएगा, तो ये क्या है आपकी? ये स्टिग्मा, ठीक है। ये क्या हो गया? स्टाइल हो गया। और ये नीचे बल्ज पार्ट क्या हो गया? ओवरी हो गया। सीड बनता है ओव्यूल से, ठीक है। बीचों बीच यहाँ पर क्या लगा हुआ है? प्लासेंटा। और इससे क्या अटैच है आपके? इससे अटैच होते हैं ये ओव्यूल। अब ओव्यूल का डायग्राम हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ओव्यूल हमारे आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। क्लियर है? ओव्यूल अगर हम डायग्राम समझेंगे तो ओव्यूल को ही हम समझ पाएंगे, तभी हम आगे का देख पाएंगे। सीड क्या है? ओव्यूल बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद में। मैच्योर ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सीड के नाम से जाना जाता है। ये हमारे ओव्यूल का डायग्राम है। चलिए, मैं आपको सबसे पहले ओव्यूल के डायग्राम के बारे में बात बताता हूँ। देखो, सीड देखते हैं आप, सीड ध्यान से सुनिएगा। तो ओव्यूल का डायग्राम मैं साइड में बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ओव्यूल का डायग्राम में आपको एक स्ट्रक्चर इस तरह से मिलेगा। ये क्या होगी? एक हार्ड कवरिंग होगी, जो एक लेयर या दो लेयर आपको दिख सकती है, जिसे हम क्या बोलेंगे? जिसे हम बोलेंगे इंटीग्यूमेंट। क्या बोलेंगे बेटा? इधर ध्यान दे, इंटीग्यूमेंट। ये क्या है हमारा? ये हो गया हमारा आउटर इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट बोलते हैं हार्ड कवरिंग। अब जो सीड का जो बीज का खोल होता है ना, वो बीज का खोल इसी से बनता है, ठीक है। ये सेकंड वाली लेयर कौन सी होगी भाई? इनर इंटीग्यूमेंट। कोई दिक्कत वाली बात है? इंटीग्यूमेंट एक जगह पर तो कंटिन्यूअस है, एक जगह पर एब्सेंट है। जहां पर कंटिन्यूअस है उस एंड को हम क्या बोलते हैं? चेलाजल एंड। क्या बोलते हैं भैया? चेलाजल एंड बोलते हैं। और जिधर एब्सेंट है उस एंड को हमने क्या नाम दिया? माइक्रोपाइल। क्या नाम दिया भैया? माइक्रोपाइल का नाम दिया। कोई दिक्कत वाली बात है भैया? अब कोई दिक्कत वाली बात है? ये इंटीग्यूमेंट से एक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है। इस स्ट्रक्चर को, लंबे वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? फनिकल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है आपका? ये स्ट्रक्चर है आपका प्लासेंटा। समझ में आ रही बात? ध्यान से देखिएगा। ये फनिकल क्या है? ओव्यूल में। इधर ध्यान दे, मैं यहां बना रहा, तू उधर क्या देख रहा? तो क्यों देख रहा? नाम लिख नहीं रहा मैं यहाँ पे। ये क्या है? ये फनिकल है। ये फनिकल क्या हो रहा भैया? ये फनिकल इस ओव्यूल के अंदर घुस रहा भाई। इस वाले भाई, ये ओव्यूल यहां होगा ना, तो इस पॉइंट पर आकर घुस रहा होगा कि नहीं घुस रहा होगा? घुस रहा होगा। इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हमने क्या नाम दिया? इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हमने नाम दिया हाइलम का नाम दिया। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत वाली बात है? उसके बीचों बीच में भरा हुआ होता है एक डिप्लॉयड टिश्यू। क्या भरा हुआ होगा? एक डिप्लॉयड टिश्यू, जिसको हमने क्या नाम दिया? जिसको हमने नाम दिया न्यूसेलस का। क्या नाम दिया? न्यूसेलस। न्यूक्लियस नहीं है, क्या है ये? न्यूसेलस है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर की बात कर रहा मैं, ठीक है। ये क्या है आपका? ये न्यूसेलस है। तो न्यूसेलस क्या है? न्यूसेलस के अंदर जब तक मतलब ये यहाँ पर फीमेल गैमेट नहीं बन जाता, जब तक मेगास्पोर डेवलप होकर के एम्ब्रियो सेक नहीं बना लेता, तब तक ये क्या है? फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है। क्या होता है भैया? फूड स्टोरिंग टिश्यू। इसके अंदर क्या स्टोर रहता है? फूड स्टोर रहता है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो यूजुअली ये न्यूसेलस क्या कर गया? खत्म कर गया। समझ में आ रही बात? अब ये ओव्यूल मैंने बनाया। ये ओव्यूल कितना कॉम्प्लेक्स है, और बाहर से देखने में हमें कैसा लग रहा? सर ये ओवरी है, ये क्या है? ये आपका मतलब ये होगा प्लासेंटा, और ये क्या है आपका? ये ओव्यूल हमको लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिएगा, तो ये जो गोल वाला पार्ट है ये तो बनाया मैंने, ये वाला। ये फनिकल वाला पार्ट क्या हो गया? फनिकल वाला पार्ट मैंने बनाया ये वाला। हमारी बात समझ में क्लियर है? तो ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। अब मैं न्यूसेलस वर्ड बड़ा कॉमन यूज करूंगा, माइक्रोपाइल वर्ड बड़ा यूज करूंगा, हाइलम वर्ड भी यहां पर मेरा नजर में आएगा, आउटर इंटीग्यूमेंट भी होगा, इनर इंटीग्यूमेंट भी होगा। ये है कहानी कब की? फर्टिलाइजेशन से पहले की।
अब हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हमने कहा सर फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो जो इंटीग्यूमेंट है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर भाई, सीड कोट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड कोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो आउटर इंटीग्यूमेंट क्या बनेगा, ये आउटर सीड कोट में बनाएगा, इनर वाला क्या बनाएगा, इनर सीड कोट। तो आउटर सीड कोट को हम क्या बोलेंगे, टेस्टा, और इनर वाली सीड कोट को हम क्या बोलेंगे, टैगमन। समझ में आ रही बात भाई, नाम चेंज होना ना। ओव्यूल खुद किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सीड में, तो ओव्यूल के पार्ट भी सीड के पार्ट में कन्वर्ट होंगे। तो ओव्यूल का जो सबसे बाहर कवरिंग वाला पार्ट है, प्रोटेक्टिव हार्ड कवरिंग होती है इंटीग्यूमेंट की, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, सीड की कोट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। आउटर सीड कोट को हम क्या बोलेंगे, टेस्टा, और इनर वाली को हम क्या बोलेंगे, टैगमन। समझ में आ रही बात। न्यूसेलस खत्म हो गया, माइक्रोपाइल की ओपनिंग है, तो माइक्रोपाइल की ओपनिंग आपको बची हुई रह जाती है। जैसे आपने चना देखा, चना, काला चना, काले चने को जब आप गौर से देखो, या आप जो छोला है उसे आप गौर से देखो, तो आपको पाओगे नोक के ऊपर की तरफ एक पोर है, एक सुराख मिलता है, वही सुराख आपका क्या है, वही सुराख आपका माइक्रोपाइल होता है। समझ में आ रही बात आपके। और उसी के नीचे जो निशान होता है, जो गड्ढा सा पड़ा हुआ होता है, स्कार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, यानी वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था किसके, उसके। तो समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो न्यूसेलस यूजुअली क्या हो गए, हमारे डिजनरेट हो जाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात, तो ये क्या था भैया, ये था हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अरे कोई टेंशन वाली बात है भाई, है भाई, कोई टेंशन वाली बात है, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं किसके बारे में भैया, सीड के बारे में। अब सीड बन गया, ओव्यूल से क्या बन गया, सीड बन गया। तो सीड के कितने पार्ट होंगे, सीड में दो पार्ट हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सीड कोट और दूसरा क्या पढ़ेंगे, एम्ब्रियो। ध्यान से देखिएगा, सीड कोट के बारे में हम बात करते हैं। मैंने आपको बोला कि सीड कोट किससे बना, सीड कोट बनता है इंटीग्यूमेंट से। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो जो आउटर इंटीग्यूमेंट होगा वो क्या बना लेगा, टेस्टा, और इनर वाली को हम क्या बोलेंगे, टैगमन के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा कंटेंट है, बड़ी स्लाइड है। अच्छा, जब हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं तो सीड कोट तो बाहर की कवरिंग होगी, खोल हो गया, सारा का सारा खेल कहाँ है, उसके अंदर है सीड कोट। भाई जो आपकी गुठली है आम की, तो बिजली तो गुठली के अंदर से निकलती है ना। याद करो, जब वो गुठली जर्मिनेट होती है तो वो गुठली के जो कोट है वो तो फट जाती है, तो अंदर वो जो बिल्कुल स्लिपरी स्लिपरी बिजली सी होती है बेटा, उसमें से क्या निकलता है, पौधा निकलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो वही कहानी यहाँ पर है। तो एम्ब्रियो के अंदर एक क्या होगी, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। सीड कोट के अंदर की तरफ क्या होगा, सीड कोट के अंदर की तरफ एम्ब्रियो मिलेगा, और उस एम्ब्रियो में मिलेगी एक एम्ब्रियोनल एक्सिस। वो एक्सिस जिससे एम्ब्रियो क्या रहेगा, अटैच रहेगा, जिससे एम्ब्रियो क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। जैसे आम की गुठली जब जर्मिनेट करती है ना, तो उसका वो जो ग्रीन वाला पोर्शन जो गुठली के अंदर से बाहर से निकलता है पपैये के अंदर से, समझ में आ रही बात, तो वो वाला पोर्शन क्या होता है, आपके एम्ब्रियोनल एक्सिस का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टीजेलम बोलते हैं। रेडिकल होता है प्लीम्यूल वगैरह, प्लीम्यूल क्या बनाएगा, शूट सिस्टम को, रेडिकल क्या बनाएगा, रूट सिस्टम को, और साथ ही साथ वहां पर क्या मिलेंगे, कोटिलिडन्स मिलेंगे। अगर एक हुआ तो मोनोकोट, और दो कोटिलिडन हुए तो डाइकोट के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। अब सीड के टाइप के बारे में बात करते हैं। 4 टाइप के सीड हम पढ़ने वाले हैं सर। बेसिकली हमारे कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के सीड है, एक होता है मोनोकोट और एक होता है डाइकोट। लेकिन ये 2 सीड का जिक्र कहाँ है, हमारे 12th क्लास के अंदर है। ये कहाँ है, हमारे 11th में है, और ये कहाँ है, हमारे 12th में। ठीक है भाई, रोक दे 1 मिनट से। चलो भाई, तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो आपका मोनोकोट और डाइकोट सीड है, ये कहाँ है, आपके 11th में, 12th में भी थोड़ा सा जिक्र है। ये दोनों के दोनों एक्सक्लूसिवली कहाँ मिलेंगे, 12th क्लास के अंदर मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला सीड आ रहा मोनोकोट। मोनोकोट वो सर जिसमें क्या होगा, जिसमें केवल एक कोटिलिडन होगा। हरी बात समझ में। मोनोकोट क्या होगा, जिसमें केवल एक कोटिलिडन होगा, और डाइकोट वो जिसमें कितने कोटिलिडन होंगे, 2। अब ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। फ्लावर जब वो आपका न्यूसेलस होता है ना, ध्यान से देखिएगा, बीचों बीच क्या था आपका, बीचों बीच आपके न्यूसेलस था ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर, याद है ना, बीचों बीच क्या था, न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या था, टिश्यू था। टिश्यू की सेल को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। वही प्लांट किंगडम वाले पार्ट में पहुंच गए, पढ़ लिया अलग आपने, याद आया। मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाएगी, 4 मेगास्पोर बनाएगी। 4 में से 3 खत्म हो जाएंगे, एक क्या है, एक बचेगा। वो एक बचेगा, वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट की कंडीशन में क्या बनाएगा, वो बनाएगा एम्ब्रियो सेल बनाता है। 3 सेल ऊपर की तरफ क्या बोलेंगे उसे, एंटीपोडल। 2 सेल यहाँ आगे की तरफ सिनर्जिड, एक इसके पीछे की तरफ जाइगोट, और 2 सेल कहाँ होंगे, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होगी। ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद में एक मेल गेमेट इससे फ्यूज करके क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा एग सेल से, और दूसरा क्या बना लेगा, इससे फ्यूज करके एंडोस्पर्म बना लेता है। ये एंडोस्पर्म जो होता है वो फूड होता है किसके लिए बेटा, जाइगोट के लिए। तो 2 टर्म यहाँ पर आपको बड़े नोट करनी है। एक टर्म क्या है, एक टर्म है हमारी एंडोस्पर्म, और एक टर्म है भैया हमारी कोटिलिडन्स। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट कुछ चीज समझा रहा हूं मैं आपको। एक टर्म क्या हो गई, आपके एंडोस्पर्म। फर्टिलाइजेशन के बाद में 2 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो फूड प्रोवाइड कराने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, एक है आपका एंडोस्पर्म और एक है आपका
कोटिलिडन। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद में तो कोई भी हो वो क्या प्रोवाइड कराएगा, एंडोस्पर्म ही प्रोवाइड कराएगा, लेकिन जब सीड डेवलप हो जाता है तो उसके अंदर क्या बन जाएगा, कोटिलिडन। मान लो फर्टिलाइजेशन के बाद में फूड खा लिया जाइगोट ने, जाइगोट परफेक्ट एम्ब्रियो के अंदर बन भी गया, सारे काम हो गए, उसके बाद भी एंडोस्पर्म बचा हुआ है, तो 2 कोटिलिडन की कोई जरूरत नहीं है भाई। समझो बात को, नहीं समझे बात भाई? जब तुम्हारे फ्रिज में भरपूर खाना रखा हुआ है तो खाना क्यों बनाना घर के अंदर, समझ में आ रही बात? फिर भी बना रहे भाई, घर में एक आधा नमूना तो मिल ही जा। वो नमूना क्या करे, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, हर घर में नमूना हो, तो वो नमूना है उसके लिए क्या रख दिया, कोटिलिडन। ऐसा नहीं है, समझो बात को। तो फूड रिजर्व मोनोकोट के अंदर एक कोटिलिडन क्यों है सर? क्योंकि ज्यादातर मोनोकोट में क्या मौजूद है, एंडोस्पर्म मौजूद है। बड़े काम की बात है, इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है कि जनरली इसके सीड कैसे होंगे, एंडोस्पर्मिक सीड होंगे। ऑर्किड को छोड़ करके, ऑर्किड भैया इत्तू सा तो फ्लावर होता है उसका, ऑर्किड का, समझ में आ रही बात? ऑर्किड के फ्लावर को छोड़ देते हैं, इत्तू सा उसमें फ्लावर है तो उसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। तो ऐसे के लिए जो नमूना है, जो कह रहा है कि मुझे वो नहीं खाना, उसके लिए क्या इंतजाम है भैया, कोटिलिडन का फूड का इंतजाम है। तो एक कोटिलिडन इसीलिए रखा गया भाई, 2 क्यों रखने। लेकिन डाइकोट के अंदर ध्यान सुनिएगा, डाइकोट के अंदर जितना भी एंडोस्पर्म होगा सब का सब खा लेगा कौन, ये जाइगोट। तो फूड नहीं बचेगा आगे के लिए। भाई फूड बनाएगा कौन, फोटोसिंथेसिस तो लीफ करेगी ना। तो जब तक लीफ नहीं बनेगी, और तुम भाई साहब उससे पहले क्या करके एंडोस्पर्म खत्म कर गए। भाई मान लो कल को तुम्हें खाना मिलेगा, कल को तुम्हारी दावत आ रही, और आज तुमने दोपहर का सारा खाना निपटा दिया, तो क्या रात को तुम्हें भूखा रखा जाएगा? रात को खाना तो दिया जाएगा, वो रात को खाना कौन देगा तुम्हें, कोटिलिडन। क्योंकि डाइकोट के ज्यादातर सीड के अंदर क्या नहीं होता, एंडोस्पर्म नहीं होता, इसीलिए वहां पर कितने कोटिलिडन है, 2 कोटिलिडन है। नहीं आ रही समझ में बात? आ रही है ना, बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मोनोकोट सीड में जनरली एंडोस्पर्मिक हो गए, समझ में आ गया ना। एक्सेप्ट क्या हो गया हमारा, ऑर्किड हो गया, ठीक है। अब मोनोकोट की सीड कोट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये मोनोकोट की क्या है, ये मोनोकोट की सीड की कोट है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया। ये मोनोकोट की क्या है, ये मोनोकोट की आपको सीड कोट दिखाई पड़ रही, अब दिख रही क्या मोनोकोट की सीड कोट, दिख रही? ध्यान से देख लो भैया, दिख रही। अब यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, यानी कि मोनोकोट जैसे कि सीरियल्स हुआ, सीरियल्स जो अनाजी फसलें हुए, मेज हुआ, उनके अंदर सीड कोट और फ्रूट वॉल दोनों की दोनों क्या कर गई, फ्यूज कर गई। भाई बहुत काम की बात है। डायग्राम ने कितनी बड़ी बात बोली देखो। यही डायग्राम 12th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर भी, लेकिन वहां पर सीड कोट और फ्रूट वॉल ऐसे मेंशन नहीं है। समझ में आ रही बात? तो क्या है भैया, जो सीड कोट होती है मोनोकोट की, सीरियल्स जो अनाजी फसलें होती हैं, जैसे कि तुम्हारा मेज, भुट्टा हुआ, उसकी जो सीड कोट होती है वो मेम्ब्रेनस होती है एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल क्या बोलते हैं, क्या नाम है फ्रूट वॉल का, पेरिकार्प। सीड कोट किससे फ्यूज कर जाता है, पेरिकार्प से फ्यूज कर जाता है। ये आपके भुट्टे का सीड है और ये एक भुट्टा आप देखिएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है सर, ये भरपूर मात्रा में एंडोस्पर्म दिखाई पड़ रहा, बीचों बीच क्या है, ये आपका एम्ब्रियो दिखाई पड़ रहा। आ रही बात समझ में, क्लियर है? अब कोई दिक्कत वाली बात है? उसके अलावा इस डायग्राम में और आपको क्या दिखाई पड़ रहा, इसका एंडोस्पर्म कहां है सर, ये वाला ना, सारा का सारा ये इसका एंडोस्पर्म है। सर इसका एंडोस्पर्म के बाहर में एक लाइन लाइन से दिखाई पड़ रही, हाँ ये क्या है, ये प्रोटीन की लेयर है और ये एक्चुअल में एंडोस्पर्म की लेयर होती है। ये एंडोस्पर्म की ही आउटर लेयर होती है, प्रोटीनिशियस लेयर होती है, और प्रोटीन के लिए वर्ड यूज करते हैं हम एल्यूरोन। क्या वर्ड यूज करते हैं, एल्यूरोन। इसीलिए इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर के नाम से जाना जाएगा। आरी बात समझ में? एंडोस्पर्म की प्लॉइडी होता है ट्रिप्लॉइड, और एल्यूरोन लेयर एंडोस्पर्म की ही आउटर लेयर है, इसीलिए इसकी भी प्लॉइडी क्या हो गई, 3n हो गई। ये भी क्वेश्चन बिटवीन द लाइंस हमारा क्या हो सकता है, बन सकता है, याद रखिएगा। पूछ लेना एल्यूरोन की प्लॉइडी कितनी है, सर 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 हम कैसे बताएं? अबे भाई एल्यूरोन एंडोस्पर्म की आउटर लेयर है। एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, डबल फर्टिलाइजेशन के उससे बनता है। समझ में आ रही बात? तो ये एल्यूरोन भी लेयर कैसी हो गई, ये आपके 3n, ठीक है। उसके अलावा अब ध्यान से देखिएगा, वो क्या था, वो तो पूरा एंडोस्पर्म। ये क्या है, ये नीचे वाला पोर्शन कौन सा है भैया, ये नीचे वाला पोर्शन एम्ब्रियो का है। किसका है, एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो छोटा है कि बड़ा है, ऊपर वाले के मुकाबले में छोटा है। तो मोनोकोट का एम्ब्रियो जनरली कैसा होता है भाई, स्मॉल होता है, याद रखिएगा। अब मोनोकोट के एम्ब्रियो में देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, एक ही तो कोटिलिडन दिखाई पड़ रहा, तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा भाई, छोटा एम्ब्रियो है, और उसमें भी सबसे ज्यादा जगह किसने घेर रखी भैया, आपके कोटिलिडन ने घेर रखी। तो एक सिंगल लार्ज बड़ा शील्ड के समान, वो देखा ना आपने, शील्ड ऐसे आती है ना, वैसे ही तो आती है ना शील्ड, वो इस तरह से वहां पहन के खड़े हो गए, वो पुराने जो बाहुबली मूवी के अंदर भी शील्ड वगैरह लगा रखी। बड़ा कोटिलिडन है, सिंगल है, लार्ज है, बड़ा कोटिलिडन है, शील्ड के समान है। कहां पाया जाता है, स्मॉलर एम्ब्रियो, छोटे से एम्ब्रियो के अंदर पाया जाएगा। उस सिंगल को भाई, जिसके बाला केल्ला, उसका हेरवा ज्यादा होगा नहीं होगा, तो उस मतलब उसको क्या बोलेंगे, कोटिलिडन को, स्कूटेलम हमने नाम दे दिया। समझ में आ रही बात? अब
अब इसी स्कूटेलम में ध्यान सुनिएगा, इसी स्कूटेलम में आपको उस सीड के दो पार्ट दिखाई पड़ते हैं। एक पार्ट होता है प्लीम्यूल का और एक पार्ट होता है आपका रेडिकल का। हाँ है ना, प्लीम्यूल के बाहर भी आपको क्या दिख रही, कवरिंग दिखाई पड़ रही, और रेडिकल के बाहर भी आपको क्या दिखाई पड़ रही, कवरिंग दिखाई पड़ रही। ये कवरिंग डाइकोट के अंदर नहीं मिलेगी। तो प्लीम्यूल के बाहर वाली कवरिंग को क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल। रेडिकल के बाहर की कवरिंग को क्या बोलेंगे, कोलियोराइजा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोलियोप्टाइल में पी है तो वो प्लीम्यूल में आएगा, कोलियोराइजा में आर है तो वो रेडिकल में आएगा। नहीं यार समझ बात, सारे के सारे पार्ट क्लियर कर दिए भैया मैंने। अब चलते हैं थ्योरी के ऊपर, आ जाइएगा। सीड कोट सीरियल्स लाइक इमेज में सीड कोट किसकी होगी, मेम्ब्रेनस होगी और जनरली फ्यूज कर जाएगी किसके साथ में भाई, फ्रूट की वॉल के साथ में। एल्यूरोन लेयर बताया है मैंने, प्रोटीनिशियस लेयर होती है, आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की, कैसी होगी, ट्रिप्लोइड होगी, वो भी आपको मैंने क्या कर दिया, बता दिया। एम्ब्रियो कैसा होगा, स्मॉल। मोनोकोट का एम्ब्रियो जनरली कैसा होगा, स्मॉल होगा। शॉर्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस है, बहुत छोटी एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। शील्ड शेप लार्ज सिंगल कोटिलेडन, एनसीईआरटी की लाइन है भाई, शील्ड शेप लार्ज सिंगल कोटिलेडन, और उसको हमने क्या नाम दिया, स्कूटेलम का नाम दिया। प्लीम्यूल को कवर्ड किया कोलियोप्टाइल ने, रेडिकल को कवर्ड किया कोलियोराइजा ने। नहीं यार समझ बात, अब आ रही क्या। चलिए हम बात करते हैं किसके, डाइकोट की। सर डाइकोट के सीड एंडोस्पर्मिक होंगे नॉन एंडोस्पर्मिक, सर नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे ज्यादातर। क्यों होंगे, क्योंकि सर डाइकोट जो था सारा का सारा एंडोस्पर्म खत्म कर गया। चूंकि एंडोस्पर्म सारा ही खत्म हो गया तो मम्मी को खाना तो बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, इसीलिए वहां पर कितने कोटिलिडन्स हैं, 2 कोटिलिडन है। अब कोटिलिडन ध्यान सुनिएगा, मोनोकोट में फूड स्टोरिंग टिश्यू कौन है आपका, एंडोस्पर्म है। डाइकोट में फूड स्टोरिंग टिश्यू आपके कोटिलिडन्स होंगे। फ्लैशी कोटिलिडन्स होते हैं। कैसे कोटिलिडन्स है, फ्लैशी। फ्लैशी का मतलब समझिए ना, जो जूसी टाइप का, मतलब जिसके अंदर फूड का स्टोरेज है, ठीक है। तो मोस्टली इसके सीड कैसे होते हैं भाई, मोस्टली जो सीड होते हैं भैया वो कैसे होते हैं, वो होते हैं बेटा नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, एक्सेप्ट कास्टर। जो कास्टर का सीड होता है, ठीक है, जिसे वो बोलते हैं कि वो अरंड के पत्ते कहते हैं ना, वो अरंड के पत्ते, ठीक है, तो वो आपका कास्टर होता है। तो वो आपका कास्टर क्या होगा, उसके जो सीड होंगे वे कैसे होंगे, एंडोस्पर्मिक होंगे। उसके अलावा फूड रिजर्व इसके अंदर रहेगा कोटिलिडन्स के अंदर, जो कि कैसा रहेगा, फ्लैशी, और 2 कोटिलिडन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। अब इस डायग्राम को दोनों को ध्यान से देखिएगा। ये क्या है आपका, ये तो एम्ब्रियो के कोटिलिडन है, हाँ या ना, ठीक है, कितने हैं, 2। ये कौन सा, प्लीम्यूल, और ये कौन सा, रेडिकल। ना ही यहाँ पर कोलियोप्टाइल है, ना ही यहाँ पर क्या है, कोलियोराइजा है। 2 बड़े बड़े कोटिलिडन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, प्लीम्यूल है, रेडिकल है। प्लीम्यूल शूट सिस्टम जनरेट करेगा, रेडिकल रूट सिस्टम को जनरेट करेगा। अब ये चना का, काले चने का डायग्राम दिख रहा भाई आपको, दिख रहा। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये तो सीड कोट है चने की, कोई दिक्कत वाली बात। इस सीड कोट में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये एक छोटा सा ओपनिंग होती है चने का। आज घर जाना, छोला उठाना घर के अंदर से और उसको गौर से देखना, मोबाइल में कैमरा होता है, जूम कर देना, समझ में आ रही बात। तो क्या है भैया वहां पर, इस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल बोलेंगे। इस माइक्रोपाइल के ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या होगा, एक स्कार होगा, एक निशान होगा। ये वो स्कार है जिसकी वजह से फनिकल घुसा रहता है अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइलम। तो याद रखिए, हाइलम एक स्कार है, निशान है, माइक्रोपाइल एक पोर है। दोनों ही क्या होंगे, अलग अलग होंगे। गड़बड़ मत कर देना, याद रखना, बाउंसर क्वेश्चन भाग जाएगा, हवा भी नहीं आएगा। एग्जामिनर चेंज कर देगा कि हाइलम इज ए पोर एंड माइक्रोपाइलर इज ए स्कार। स्टेटमेंट ही क्या हो गया, गलत हो गया। समझ में आ रही बात, ठीक है भाई। माइक्रोपाइल के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करती है, उल्टी बात मत कर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ चुका तू। माइक्रोपाइल के थ्रू क्या होगा, जहां पे इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होंगे, पोलन ट्यूब एंटर करती है, मेल गैमेट जाते हैं। और जब सीड डोरमेंट होता है, जैसे आपके घर में नाज रखा हुआ, ग्रो तो नहीं करेगा, लेकिन आप उसको प्रॉपर पानी में भिगा के कहां डाल दो, खेत के अंदर डाल दो, ग्रो कर जाएगा। कारण क्या है कि वो पानी को सोखता है, और पानी ऑक्सीजन वगैरह जो एंट्री होगी वो किसके थ्रू जाएगी, माइक्रोपाइल के थ्रू जाएगी, ठीक है। चलिए अब डाइकोट के सीड की बात करते हैं। डाइकोट के सीड को ये तो बोला सर एक स्कार होगा, जिसे क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे, ठीक है। अब हाइलम के ऊपर एक पोर होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल बोलेंगे। नहीं आ रही समझ में बात, अबे क्लियर है, बता तो दिया, नहीं आ रही क्या, आ गई। चलिए ये हो गया हमारे डाइकोट सीड। अब हम क्या करते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड। सर फर्टिलाइजेशन के बाद में जो हमारा ओव्यूल होता है, उसके सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या कर जाते हैं, यूजुअली खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ ओव्यूल ऐसे भी हैं, कुछ सीड ऐसे भी हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन के बाद में न्यूसेलस खत्म नहीं होता, न्यूसेलस परसिस्ट रहता है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस इज, मतलब रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पेरिस्पर्म। और ऐसा सीड जिसके अंदर पेरिस्पर्म पाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड बोलेंगे। यानी कि न्यूसेलस परसिस्ट है इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस, जिसको हम क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म बोलेंगे। और ऐसा सीड जिसमें पेरिस्पर्म मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड। 3 एग्जांपल याद रखिएगा, बीट, ब्लैक पेपर और कास्टर। समझ में आ रही बात। ये बीच में क्या दिखाई पड़ रहा तुम्हें, देखो ये एंडोस्पर्म है, यहाँ पर एंडोस्पर्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये बीचों बीच क्या दिख रहा तुम्हें, बीचों बीच बड़ा सा पेरिस्पर्म आपको दिखाई पड़ रहा, तो ये आपका क्या होगा, पेरिस्पर्म हो गया। बीट, चकुंदर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, कास्टर, अरंड। आई बात समझ,
वन देखे तूने छोटे छोटे सारन के पत्ते सड़क किनारे लगे, जहाँ पेट वेट में सूजन आ जाए उसकी सिकाई के लिए पत्ते बांध दे पेट में, वही तो होते हैं भाई, उसके सीड होते हैं। अरे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम एपोमिक्टिक सीड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एपोमिक्टिक सीड, ध्यान से सुनिएगा। एपोमिक्टिक सीड क्या है? सीड बन गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो गया? सीड हो गया। अरे ये कैसे पॉसिबल है सर? सीड तो केवल तभी बन सकता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, जब फर्टिलाइजेशन हो। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ और सीड बन गया। हाउ? समझो बात को, अगर सीड फर्टिलाइज, देखो सीड बन रहा है तो सीड कॉपी है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही सीड बनता है और यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ फिर भी क्या बन गया? सीड बन गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मिमिक्री ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये प्रोसेस होता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री होती है, जो कि खुद कैसा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसकी मिमिक्री, उसकी कॉपी, और खुद से कैसा होगा? वो खुद से होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसे हम क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस बोलेंगे। एपोमिक्सिस देखिएगा कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म्स है जो मिमिक्स करती है किसको भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। कई सारी स्पीसीज जो ग्रासेस होगी और जो आपके एस्ट्रेसी फैमिली मैरीगोल्ड सनफ्लावर वाली, उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? एपोमिक्टिक सीड बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, सवाल ये है सर एपोमिक्टिक सीड अगर हम बना ले तो उसका क्या फायदा? भाई किसान दो तरह के बीज यूज करेगा, एक करेगा हाइब्रिड और एक करेगा किसके? एपोमिक्टिक। ध्यान सुनिएगा, हाइब्रिड सीड बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, एपोमिक्टिक सीड बनेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम ये कह रहे हैं कि एपोमिक्टिक सीड जो है वो हाइब्रिड सीड से अच्छा है। कारण क्या है? देखो सीड किससे बना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होगा। तो जो प्योर कैरेक्टर, अच्छे कैरेक्टर तुमने हाइब्रिड सीड के अंदर बना करके रखे ना, मेंटेन करके रखे, वो मेंटेन नहीं कर सकते अगली पीढ़ी में। कैरेक्टर जब सेग्रीगेट होंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, तो वहां पर जो अच्छे कैरेक्टर हैं उनके खत्म होने का चांसेस होगा। यानी कि हाइब्रिड सीड में क्या होता है? कैरेक्टर का सेग्रीगेशन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सुपीरियर कैरेक्टर अलग अलग सेग्रीगेट हो सकते हैं। समझ में आ रही भैया बात आपके? तो सवाल यह है कि अगर हमने सर हाइब्रिड सीड को ही कन्वर्ट कर दिया, यानी पहले हाइब्रिड सीड बना लिया, फिर उस हाइब्रिड सीड को किसके अंदर कन्वर्ट कर पाए? एपोमिक्टिक सीड के अंदर कन्वर्ट कर पाए, तो वो अब सीड जो नई प्रोजेनी बनाएगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बनाएगा। कैसे बनाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनाएगा। हाँ या ना? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल क्लोन होगा, तो जो कोई भी कैरेक्टर का सेग्रीगेशन क्या होगा? यहां पर नहीं होगा। जो कैरेक्टर कंजर्व है पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहेगा। और दूसरी बात क्या है कि हाइब्रिड सीड किसान को हर साल खरीदना पड़ेगा, एपोमिक्टिक सीड हर साल खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ आपका सीड वाला पोर्शन और फ्रूट वाला पोर्शन भी बेटा यहां पर क्या हुआ? खत्म हुआ। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आएगा? अब लास्ट पोर्शन बचती है यहां पर फैमिली। फैमिली सोलेनेसी, फैमिली फेबेसी और फैमिली मालवेसी। समझ में आ रही बात? तीन फैमिली बेसिकली बेटा हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। शायद तीन ही आपके सिलेबस के अंदर, एक बार मैं चेक कर लूंगा। तो तीन फैमिलीज हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो एक या दो लेक्चर के अंदर आपको फैमिली पढ़ेंगे। अब फैमिली बहुत आसान है क्योंकि आपको सब पता लग गया। आपको पता लग गया ब्रेक्ट क्या है, ईब्रेक्ट क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, यूनिसेक्सुअल को कैसे लिखना, बाइसेक्सुअल को कैसे लिखना, सब मालूम है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशम, गाइनोशम कैसे लिखा जाएगा, फ्यूजन होगा तो क्या होगा, पेरियांथ क्या होगा, एपिपेटल क्या होगा, एपिटेपल क्या होगा, एपिफाइलस क्या होगा भैया, मोनोएडल्फस क्या है, डाइएडल्फस क्या है, पॉलीएडल्फस क्या है, सारी की सारी कंडीशन आपको मालूम है। कोहेशन, एडेशन, वेडेशन सब आपको क्या लग गया? पता लग गया। नहीं यार समझ में बात? अब केवल सारे जो नॉलेज हमने यहां पर पढ़ी है, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करी कि साइमोज है, रेसिमोज है, लीफ के बारे में हम बात करेंगे किसकी किस तरह की होगी, कौन सा क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलेगा, सारी की सारी जो हमने अब तक पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ा है उसका निचोड़ अगले दो लेक्चर के अंदर या एक लेक्चर के अंदर हमारे क्या होने वाला है? कंप्लीट होने वाला है। तो अगली क्लास में या उससे मैक्स टू मैक्स हमारी दो क्लास यहां पर लगेंगे, तो हमारा बेटा ये मॉर्फोलॉजी वाली यूनिट क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके बाद नंबर किसका आएगा? इसके बाद नंबर आएगा आपके बायोमोलिक्यूल्स का। समझ में आ रही बात? तो यहां पर हमारा मॉर्फोलॉजी हमारा लगभग अब बिल्कुल एंड हो गया। फैमिलीज वाला पोर्शन बचा है, उस फैमिलीज वाले पोर्शन को भी हम क्या करेंगे? सॉल्व आउट कर लेंगे। समझ में आ रही बात? और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए? समाप्त हुए। नमस्कार।